अपने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमारी जो सेकंड बुक है, और हमने कल स्टार्ट की थी। कल वितरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज एक और छोटा सा टॉपिक है, जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। वही बातें रहेंगी जो आप अपनी फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ चुके हैं। जब वो जैसे मैंने आपको कल बताया था, जो पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, वो पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया लेंगे, तो इंडिया के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि भी एक यूनिट में कितने लोग रहते हैं, और ये यूनिट हम क्या है किलोमीटर में मापते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ये आपको देखने को मिल रही है, 2 2 4 होती है 6, तो आपको ये 6 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 में यह घनत्व 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यहाँ पर 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए भी 1 नंबर के, और आप ये मान के चले कि हो सकता है आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे यहाँ पे। वो आपसे पूछेंगे भी। फ़िलहाल हमारा 2011 की जब हमारी सेंसस हुई थी, तो उसमें हमारा जो है जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, उसके बाद हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1951 में ये कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और पिछले 50 वर्षों में जो है ये जो वृद्धि है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद है कि आपको टेबल दिखाई गई है आगे की तरफ। इसमें जनसंख्या के घनत्वों की स्थानिक विभिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ और क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हायर लेवल एजुकेशन होती है, तो वहाँ पर भी हायर लेवल में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भी किस प्रकार से यहाँ पर मिलान किए जाते हैं। यहाँ पर इस साइड में दे दिए जाते हैं, और इस साइड में आपको ये जनसंख्या का घनत्व, और यहाँ पर स्टेट दे दी जाती हैं, और यूनियन टेरिटरी भी। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे सिंपल पूछेंगे। जैसे कि पूछ लेंगे भी सबसे कम कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कौन से राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर पूछ रखा वो 2% पूछेगा आपसे, वो स्टेट के संदर्भ में पूछ सकता है, और आपका यूनियन टेरिटरी के संबंध में पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना स्टेट पूछ रखा है या फिर यूनियन टेरिटरी पूछ रखी है। तो यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी है जो आपको बताया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसको NCR बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे पूरी। NCR नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। और मुझे लगता है कि कुछ अगर आप लोग पिछली क्लास में अगर पढ़ के आए हैं तो ये छोटी क्लासेस के बारे में भी आता है। अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो ये NCR लिखा गया, तो ये 11,297। जैसे हम बात करते हैं कि बिहार में है, बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ है भी पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल और तमिलनाडु में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। ठीक है, कि भी कुछ प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं या हमारा कोस्टल प्लेन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको घनत्व आपको वो ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका देखो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भी भारत में जो जनसंख्या घनत्व का वर्णन करें। तो आपको क्या है कि इस बुक में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। आपको पता होगा, आपके पास बुक रखी होगी अशोक दिवाकर की, आप वो खरीदेंगे साथ में, तो वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको कौन से स्टेट हैं, जैसे कि आपको बताया जाएगा कि जो है अत्यधिक घनत्व वाले हैं, फिर थोड़ा सा पहले तो अत्यधिक ऊँचा आएगा, अत्यधिक आएगा, फिर 5 कैटेगरी में रखा जाता है, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर मध्यम कैटेगरी होता है, फिर कम, और फिर सबसे कम विरल क्षेत्र की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इस प्रकार से पाँच डिवाइड होते हैं। उसके अंदर वो बताया जाएगा कि
जैसे कि हम बात करते हैं भी सबसे पहले कि भी सबसे ज़्यादा की बात करें या सबसे कम ले लेते हैं कि भी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बांट लिया। वो हमारे बेस के ऊपर होता है, हम किस प्रकार से बांटते हैं भी हमने 200 से फिर 300 ले लिया, फिर 300 से 400 ले लिया, 400 से फिर 500, तो वो डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप लिखेंगे भी ये राज्य है कि भाई इनके कारण क्या जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है या फिर ज़्यादा है, तो क्यों कारण है, ठीक है, वो आपको कारण लिखने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में फिर वही है, आपको बताना पड़ेगा कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आपका इतना देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। जनसंख्या घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक ऐशोदित माप है। कुल कृषिगत भूमि पर जनसंख्या दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए इकाई और कृषि घनत्व आपके लिए ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक होता है। ठीक है, देखो एक और बात आपको बताई गई थी कि भी जैसे कि आपसे भी प्रश्न पूछे इकाई घनत्व क्या होता है, ठीक है, कृषि घनत्व क्या होते हैं, ये और डेफिनेशन होती है। ठीक है भी, एक तो हम क्या करते हैं, जैसे इकाई घनत्व है जिस कुल जनसंख्या और शुद्ध बोया कृषिगत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो ये जो मापने का तरीका है, जो इकाई घनत्व होता है, वो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, हम टोटल लैंड नहीं लेते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कृषिगत क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सिंपल तरीके से मापते हैं तो उसमें सारी की सारी लैंड ले लेते हैं, चाहे उसमें क्या कोई नदी आ रही है, तालाब आ रहा है, तो उसको भी उसके अंदर शामिल कर लिया जाता है, जबकि वहाँ पर क्या मनुष्य के रहने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसमें ये बिल्कुल सही बताया गया कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र को लेते हैं, और कृषि क्षेत्र आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जनसंख्या आपको आसपास के क्षेत्र में देखने को ज़रूर मिलेगी। इसी प्रकार से है आपके पास ये मानचित्र रहेगा, मानचित्र आपको दिखाया गया किस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो। जैसे कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, ये देखो ये एरिया दिखाया गया इस साइड में, ये जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये डिवीज़न कर सकते हैं आप इस प्रकार से 101 से जैसे 400, ठीक है, ये दिखाया गया इस साइड में, फिर 401 से 800 तक चला गया है, ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। और फिर और आपको गहनता होती चले, जितना आपको ज़्यादा कलर जितना गहरा होता चला जा रहा है, उसी प्रकार से जनसंख्या घनत्व भी आपका वो ज़्यादा होता चला जा रहा है। एक सिंपल सी बात रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जनसंख्या घनत्व रहता है। और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से 1 नंबर है प्रश्न फिर भी कृषि जनसंख्या होती है, तो कृषि जनसंख्या क्या होती है, इसमें किसान आते हैं, वहाँ पर मजदूर होते हैं और उनके परिवार में सम्मिलित जितने भी लोग होते हैं उनको सभी को क्या है कृषि जनसंख्या में शामिल किया जाता है। तो ये भी कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, बस भैया आज के लिए काफ़ी है, आगे हम बात में करेंगे।